नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस के आयुर्वेद वाला सीरीज में। आज हम लोग आपके समक्ष एक टॉपिक प्रस्तुत करने वाले हैं जिसका नाम है गर्भ के अंग प्रत्यंग उत्पत्ति के घटक। इससे पहले हम लोगों ने बात किया था कि विभिन्न आचार्यों के मतानुसार जो गर्भ में अंग प्रत्यंग उत्पन्न होते हैं, सर्वप्रथम किस आचार्य ने क्या माना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो गर्भ में अंग प्रत्यंग उत्पन्न हो रहे हैं उनके घटक क्या है। यहाँ पर घटक से मतलब है उत्पत्ति का कारण, उस जो घटक या जो भी डिफरेंट स्ट्रक्चर से अंग प्रत्यंग उत्पन्न हो रहे हैं उनके कारण क्या है, किस कारणों से या किन कारणों की वजह से उनकी उत्पत्ति का क्या कारण है, उसके बारे में वन बाय वन देखेंगे। यहाँ पर उसी से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ डायग्राम बनाया है मॉडर्न से कोरिलेट करके, जिसको हम लोग याद करने के लिए प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं कि सबसे पहले जो है एक साइड में देखेंगे, लेफ्ट साइड में ये घटक है अर्थात उत्पत्ति का कारण है, और राइट साइड में देख रहे होंगे गर्भ में उत्पन्न अंग प्रत्यंग है। जो भी कुछ यहाँ पर अंग प्रत्यंग है ये एक आचार्य के मत से नहीं है, लगभग सभी आचार्यों ने या जो भी जिन जिन आचार्यों ने बोला है उन सभी का यहाँ संकलित रूप आपके सामने पेश कर दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके। चलिए शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर अनिल कुमार पटेल। चलिए शुरू करते हैं कि घटक देखते हैं। घटक नंबर 1 पहला है रक्त। तो रक्त का निर्माण जब गर्भ में हो जाता है तो उस रक्त से, जब गर्भ में रक्त का निर्माण हो जाता है तो उस रक्त से सर्वप्रथम जो अंग प्रत्यंग उत्पन्न होता है वो है यकृत एवं प्लीहा। तो यकृत और प्लीहा जो की उत्पत्ति किसकी वजह से हो रही है, रक्त की वजह से हो रही है। रक्त मतलब ब्लड की हम बात करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं कि यकृत प्लीहा की उत्पत्ति रक्त से क्यों हो रही है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, याद कैसे करें। तो हम लोग देखते हैं कि जो रक्त यकृत और प्लीहा को अगर अन्य रेफरेंस में देखा जाए, रक्त व स्रोतक तथा स्रोतस के प्रकरण में, स्रोतस के प्रकरण हम लोग देखते हैं कि रक्त व स्रोतस का जो मूल होता है वो यकृत और प्लीहा होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब यकृत और प्लीहा अगर नॉर्मल स्टेटस है, नॉर्मल कंडीशन ठीक है, इसका मतलब कि रक्त की कंडीशन बॉडी में सही होगी। तो हम लोग ये भी देखते हैं कि अगर सिंपली कोरिलेट करें मॉडर्न की तुलना में, तो जो इस लेवल पे जो एक तरह से जो किडनी है, लीवर है, इस लेवल पे होता है, लगभग राइट साइड में होता है, हाइपोकॉन्ड्रियम से लेके इस तरह से स्थिति होती है। यहाँ से इसे पोर्टल वेन इसमें एंट्री करती है। पोर्टल वेन जो इंटेस्टाइन या जो भी लोअर लिम्ब से होते हुए ब्लड के इसमें डायरेक्ट ले आता है। तो पोर्टल वेन जो होता है इस लीवर की तरफ आएगा और इसमें पूरा पूरा पोर्ड कर देगा। पोर्ड करने के बाद जो वेनस ब्लड होता है, और साथ ही साथ इसकी थोड़ा सा और साइड से देखेंगे तो इंफीरियर वेना केवा भी पास होती है। इंफीरियर वेना केवा पास होगी, फिर जब पोर्टल वेन जो होता है इसमें पोर्ड कर देगा लीवर में, फिर यहाँ लीवर से कनेक्शन हो जाएगा इस इंफीरियर वेना केवा में। तो यहाँ कनेक्ट डायरेक्ट जो ब्लड है वो वेनस ब्लड है लीवर में आया। लीवर में उसका जो भी अगर पॉइजनस चीजें हैं तो वो डिटॉक्सिफाई हो जाएगी, साथ ही साथ जो भी आवश्यक चीजें उसमें स्टोर हो जाएंगे, और उसके बाद जो है हार्ट की तरफ रिटर्न कर दिए जाते हैं। तो ऐसा मानते हैं कि जब कभी भी इमरजेंसी होती है, जब कभी एक्सीडेंट होते हैं, ब्रेन हेमरेज या एक्सीडेंट होते हैं, उस कंडीशन में लीवर एक तरह से, लीवर और स्प्लीट क्या करते हैं कि एक तरह से स्टोर करते हैं, ब्लड को स्टोर किए रहते हैं। उस इमरजेंसी कंडीशन में ये पूरा मैक्सिमम ब्लड ब्रेन को रिटर्न करते हैं। इसलिए ये भी मान सकते हैं कि रक्त की वजह से यकृत प्लीहा की उत्पत्ति हो रही है। और दूसरी चीज ये है कि स्प्लीन क्या होते हैं, स्प्लीन को हम लोग देखते हैं कि आरबीसी का ग्रेवयार्ड बोला जाता है, आरबीसी का कब्रगाह बोला जाता है। मींस आरबीसी जब ओल्ड आरबीसी होते हैं तो उस स्प्लीन के थ्रू जब पास होते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ब्रेक डाउन होने की वजह से जो आरबीसी ब्रेक डाउन होगा तो अगेन जो आयरन है या हीमोग्लोबिन है या जो भी आवश्यक फिर से जो एक एक कंपोनेंट है वो स्टोर हो जाते हैं लीवर में या अन्य जगह पर स्टोर हो जाते हैं, उनसे नया आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से ब्लड का फॉर्मेशन होता है। इसलिए लीवर और स्प्लीन किसके थ्रू उत्पन्न हो रहे हैं, रक्त के थ्रू हो रहे हैं। दूसरे नंबर पे देखेंगे हम लोग रक्त के फेन से। तो यहाँ पर एक शब्द है फेन, यहाँ पर रक्त के फेन, फेन का मतलब होता है बबल्स। तो देखेंगे रक्त के फेन से फुफ्फुस, देखेंगे फेन का फ और फुफ्फुस का फ दोनों कॉमन जाता है। रक्त के फेन से फुफ्फुस, फ कॉमन हो गया, इसलिए हम लोग लिखा रक्त के फेन से फुफ्फुस फ। या इसको इस तरह से कोरिलेट करते हैं कि फुफ्फुस को हम लोग लंग्स भी कहते हैं, तो लंग्स से कोरिलेट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि लंग्स क्या होता है कि स्पंजी नेचर का होता है। लंग्स क्या होता है, स्पंजी नेचर का होता है। स्पंजी नेचर का मतलब होता है उसमें ढेर सारे बबल्स होते हैं या स्पेसेस होते हैं। तो हम लोगों ने दिखाया है, ये ट्रैकिया है, ये बाइफरकेट हो गए, राइट एंड लेफ्ट साइड की लंग्स हो गई, और यहाँ पर ढेर सारे बबल्स होते हैं लंग्स में। तो याद कर लेंगे रक्त के फेन से फुफ्फुस का निर्माण हो रहा है। थर्ड नंबर पे देखेंगे रक्त के मल से। रक्त के मल से क्या हो रहा है, उंडुक का निर्माण हो रहा है।
तो मल से उंडुक का निर्माण हो रहा है, इसका मतलब कि उंडुक को पहले समझना पड़ेगा कि उंडुक को हम लोग किससे कोरिलेट करते हैं, उंडुक का क्या काम है। तो उंडुक का जो काम है वो मल का विभाजन करना या मल का निर्माण करना। तो इसको हम लोग अगर मॉडर्न में कोरिलेट करें तो यहाँ देख रहे होंगे पूरा पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, ये आपका ओरल कैविटी है, और यहाँ से इसोफेगस है, इसोफेगस बाद स्टमक है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है, ये है ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम के जैसे ही बात कुछ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ जेजुनम आ जाता है, जेजुनम के बाद देखेंगे यहाँ पर इलियम है। इलियम जो है इंड जिस पॉइंट में हो रही है उसको बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। जो इंड पॉइंट ऑफ इलियम यहाँ पर इंड कर रही है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज कॉल्ड कोलन। लार्ज इंटेस्टाइन को कोलन भी कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, या दूसरे शब्दों में जहां पर इलियम जो इंड हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में, वो पर्टिकुलर रीजन कहलाता है सीकम। इसको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पर एक वाल्व होता है, इसको बोलते हैं इलियोसिकल जंक्शन। इलियोसिकल जंक्शन, इलियम का सीकम के साथ एक जंक्शन होता है, यहाँ वाल्व होता है जहां पर यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है उसको बोलेंगे सीकम। इसी सीकम को उंडुक कहते हैं, इसी सीकम को उंडुक कहते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम लोग सीकम बोलते हैं, उसको उंडुक से कोरिलेट करते हैं। आइए बात करते हैं कि इन दोनों का, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है, जो बेसिक फंक्शंस क्या होता है उसके बेसिस पे हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो हम लोग को पता है कि ये जो कोई भी फूड मटेरियल है, यहाँ से कोई व्यक्ति खाता है तो सबसे पहले उसके अमाशय में आके स्टोर होता है। अमाशय में आने के बाद स्टोर बाद तो जो गैस्ट्रिक जूसेस उस पर कार्य करती हैं, गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट होती हैं, और उसके बाद इसका कुछ लुगदी बनेगा यहाँ पर, ये धीरे धीरे फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पास होगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन ड्यूडेनम है, यहाँ पर पता होता है कि यहाँ पर लीवर का एक तरह से यहाँ पर ओपनिंग होती है। तो लीवर का जो बाइल जूस होता है, लीवर के सीक्रेट होता है बाइल जूस, यहाँ पर आपका वो सीक्रेट होता है, और कुछ इस तरह से। तो यहाँ देखने को ये गाल ब्लैडर है, यहाँ पर स्टोर होता है, फिर उस गाल ब्लैडर का स्टोर होने के बाद जो बाइल होता है यहाँ पर रिलीज होता है। तो एक तरह से ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, टोटल डाइजेशन का काम करते हैं। चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम, फिर जेजुनम, इलियम, ये टोटल स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन या पाचन के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के पाचन के बाद जो है मल का निर्माण शुरू हो जाता है। जो फीकल मैटर होता है वो कहीं ना कहीं शुरुआत होती है इसी सीकम से, उंडुक रीजन से। यहाँ पर क्या होता है कि मल का निर्माण के साथ साथ जो भी वाटर एब्जॉर्प्शन होते हैं, जो भी आवश्यक एलिमेंट्स होते हैं, उसका री एब्जॉर्प्शन हो जाता है ताकि बॉडी में रीयूटिलाइज हो जाए। तो हम लोग देखते हैं कि जो मल का निर्माण हो रहा है कहीं न कहीं इसके थ्रू हो रहा है कि ये एक तरह से ये एसेंडिंग कोलन है, ये ट्रांसवर्स कोलन है, डिसेंडिंग कोलन है, ये सिग्मॉइड कोलन है, ये रेक्टम है। तो ये मल यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। तो मल की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो रही है, सीकम या उंडुक के लेवल से हो रही है। इसीलिए हम लोगों ने देखा रक्त के मल से उंडुक का निर्माण हो रहा है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं कि आंत्र, गुद और बस्ती का निर्माण किस तरह से हो रहा है। तो आंत्र, गुद और बस्ती का निर्माण के लिए हम देखेंगे रक्त और कफ, रक्त और श्लेष्मा के प्रसाद का, रक्त और श्लेष्मा के प्रसाद का पित्त द्वारा पाचन। तो ये कह रहा है कि रक्त और कफ या श्लेष्मा के प्रसाद, जो उसका प्रसाद भाग होता है, उसका पित्त द्वारा पाचन हो रहा है एवं उस पर वायु की क्रिया हो रही है, तब आंत्र, गुद और बस्ती का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, डायरेक्ट हम लोग याद करेंगे कि रक्त और कफ या श्लेष्मा के प्रसाद भाग पर जब पित्त का पाचन होता है, साथ ही साथ उस पर वायु की क्रिया होती है, तब क्या निर्माण होता है, आंत्र। आंत्र मीन्स होता है इंटेस्टाइन, गुद मीन्स होता है क्या, गुद का मतलब रेक्टम होता है, और बस्ती का मतलब यूरिनरी ब्लैडर को हम लोग कोरिलेट करते हैं। तो ये आंत्र, गुद, बस्ती का निर्माण इससे होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कफ शोणित। कफ शोणित मांस के प्रसाद भाग से जिह्वा की उत्पत्ति होती है। कफ शोणित और मांस के प्रसाद भाग से जिह्वा की उत्पत्ति होती है, जिससे हम बोलते हैं जिह्वा को वाक इंद्री और कर्म इंद्री दोनों बोलते हैं। जिह्वा एक तरह से दो काम होते हैं, एक तो बोलने के काम आती है, दूसरी जो है उसके जो भी खाना खाते हैं उससे एक टेस्ट मिलता है। एक तरह से जिह्वा आपकी ज्ञान इंद्री और कर्म इंद्री दोनों में काउंट होती है। तो जिह्वा जो होती है, जिह्वा जो भी बोलती है सत्य बोलती है, पहले बार में सत्य बोलती है, अलग बात है उसके बाद झूठ बोले, लेकिन जिह्वा सत्य बोलती है। तो उसको कहते हैं, याद कैसे करेंगे, कफ शोणित और मांस के प्रसाद भाग से। कफ शोणित और मांस, तो उसको कहते हैं जिह्वा के कर्म। जिह्वा के कर्म सच्चे होते हैं,
जिह्वा के कर्म सच्चे होते हैं, तो कर्म को करमा कहेंगे। तो यहाँ पर जिह्वा के कर्म, जिह्वा के कर्म, तो करमा, करमा, तो कफ रक्त और मांस, तो हम लोगों ने शोणित को हम लोग रक्त बोलते हैं। जिह्वा के कर्म, करमा, कर्म या कर्मा एक ही शब्द है, ठीक है ना। कफ रक्त और मांस की वजह से क्या उत्पन्न हो रहा है, जीवा उत्पन्न हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पर पेशी की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं। पेशियों की उत्पत्ति के लिए वायु एवं पित्त से स्रोतस के विदारण, जो स्रोतस होता है, स्रोतस शरीर में स्रोतस का निर्माण हो जाता है, तो उसका फिर अगेन बाइफर्केशन होता है वायु और पित्त के द्वारा। पित्त के द्वारा पाचन होगा और वायु उसको बाइफर्केट होगी, डिफरेंशिएट करेगा। वायु एवं पित्त से स्रोतस के विदारण एवं मांस की सहायता से क्या होता है, पेशी की उत्पत्ति होती है। तो पेशी की उत्पत्ति में जो भी मसल्स की बात कर रहे हैं वो वायु और पित्त से स्रोतस के विदारण और मांस की सहायता से पेशी की उत्पत्ति हो रही है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर दो पॉइंट है, मेद के स्नेह का मृदुपाक और मेद के स्नेह का खरपाक। तो मेद के स्नेह जो होता है, मेद का जो स्नेह होता है, अगर उस पे मृदुपाक होगा, अगर उसका मृदुपाक होगा तो मृदुपाक होगा तो सिरा की उत्पत्ति होगी। तो कैसे याद करेंगे कि मेद के स्नेह से के मृदुपाक से सिरा और खरपाक से स्नायु की उत्पत्ति होगी। तो याद रखना कि जो सिराएं होती हैं, सिराओं को आयुर्वेद में किससे कोरिलेट किया गया है, ब्लड वेसल से। सिराओं को आयुर्वेद में ब्लड वेसल से कोरिलेट किया गया। अगर देखा जाए डायरेक्ट कोरिलेट करें तो वेन्स बोलते हैं, तो सिरा को हम लोग वेन्स भी कह सकते हैं। तो वेन्स हो या आर्टरी हो, कहीं ना कहीं एक तरह से रबर ट्यूब की तरह होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है। और सॉफ्ट होने की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि मेद के स्नेह का मृदुपाक, तो सॉफ्ट मतलब मृदु, सॉफ्ट का मतलब मृदु, उसका टच, सिरा का जो टच होता है मृदु होता है। तो यहाँ रखने का कि मेद के स्नेह का जहाँ टर्म मृदुपाक आ जाए, तो मृदुपाक का मतलब मृदु टच हो जाएगा, सॉफ्ट टच हो जाएगा, जिससे मतलब सिरा या वेन्स को कोरिलेट कर लेंगे। तो मृदुपाक से सिरा और खरपाक, खर का मतलब होता है खुरदुरा या हार्ड टच। जैसे कोई चीज है अगर इसको टच करेंगे तो ये हार्ड टच में फील होगा, ये हार्ड है। अगर कोई रबर की पार्ट हो तो रबर की ट्यूब होती तो वो शाफ्ट होता, तो उसके बाद रबर वाली क्या थी, सिरा थी। बट ये हार्ड है, तो हार्ड के लिए क्या कर रहा है, स्नायु। स्नायु को हम लोग कोरिलेट करते हैं लिगामेंट और टेंडन। जो लिगामेंट और टेंडन होते हैं वो हार्ड होते हैं, उनका टच क्या होता है, वो खुरदरा होता है, कठिन होता है। तो खरपाक मतलब खुरदरा या कठिन, उससे स्नायु मतलब लिगामेंट और टेंडन की उत्पत्ति होती है। आइए देखते हैं उसके बाद वात पित्त और मांस से। वात पित्त और मांस से आशय की उत्पत्ति होती है। तो आशय क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आशय का मतलब होता है कोई भी खाली स्थान या कैविटी। आशय का मतलब कैविटी या खाली स्थान, अर्थात जैसे हम लोग एब्डोमिनल कैविटी की बात करेंगे, थोरेसिक कैविटी की बात करेंगे, ब्रेन में भी कैविटी होती है। मीन्स जहां कहीं भी पर्टिकुलर विसरा है, जहां कहीं भी विसरा है वहां पर विसरा से पहले कोई ना कोई खाली स्थान था, तब तो वो ऑक्युपाई किए, स्पेस ऑक्युपाई किए हैं। तो इसका मतलब कि जो आशय है वो कैविटीज है, बॉडी के कैविटीज है, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, देखेंगे। यहाँ पर वात पित्त और मांस के से क्या होता है, आशय की उत्पत्ति होती है, तो उसको डायरेक्ट याद करना है बच्चों। फिर देखेंगे यहाँ पर वृक्क की उत्पत्ति हो रही है, रक्त के मेद और रक्त मेद के प्रसाद भाग से क्या उत्पन्न हो रहा है, वृक्क। वृक्क को हम लोग किडनी से कोरिलेट करते हैं। वृक्क क्या है, देखेंगे वन पेयर वृक्क होता है। तो ईश्वर ने हमें जानबूझकर वन पेयर एक तरह से किडनी या वृक्क दिया है। तो इसका मतलब कि जानबूझकर दिया है या दो पेयर दिया है, अगर एक खराब भी हो जाए तो फिर भी हमारा एक काम चलता रहेगा। लेकिन वृक्क खराब कैसे होता है, तो कहते हैं शराब पीने से, लिक्वर पीने से क्या होता है, वृक्क खराब होता है। तो कहीं ना कहीं उसको हम लोग इससे याद कर लेंगे कि रक्त और मेद के प्रसाद भाग से, रम कहते हैं ना कि एक शराब की एक वैरायटी होती है रम, रम। तो रम मीन्स रक्त और मेद, या इसको कहते हैं कि वृक्क रमे। वृक्क किसमें रमा है, रम में। वृक्क रम गया है रम में। रक्त और मेद के प्रसाद भाग से वृक्क की उत्पत्ति हो रही है। आइए देखते हैं कि वृषण की उत्पत्ति अर्थात टेस्टिस की उत्पत्ति। हम लोगों ने यहाँ टेस्टिस बनाया है, देखेंगे ये टेस्टिस है। लास्ट सेकंड लास्ट है मांस रक्त कफ और मेद के प्रसाद भाग से वृषण की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं। तो हम लोग याद कैसे करेंगे कि मांस रक्त कफ और मेद के प्रसाद भाग से वृषण की उत्पत्ति हो रही है। तो हम लोग जानते हैं कि जो वृषण का स्थान है वो कहीं ना कहीं पेल्विक रीजन है। पेल्विक रीजन होने की वजह से ये इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ये कहीं ना कहीं कमर के आसपास है। कमर के आसपास पेल्विक रीजन होता है, उसी में आपका वृषण होता है। तो यहाँ देख रहे होंगे, इसको याद करेंगे कमर में वृषण। इसको याद कैसे करेंगे, कमर में। कमर में कफ मीन्स, क मीन्स होता है कफ, र
म मीन्स होता है मांस, क मीन्स होता है कफ, म मीन्स होता है मांस, और र मीन्स होता है रक्त, और मे मतलब मेद, कमर में वृषण। तो इस तरह से हम लोग याद हो जाएगा बच्चों। लास्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग कि शोणित कफ प्रसाद मीन्स, शोणित मीन्स होता है रक्त, और कफ का मतलब कफ तो होता ही है, तो शोणित का मतलब रक्त और कफ के प्रसाद भाग से हृदय की उत्पत्ति होती है। रक्त और कफ के प्रसाद भाग से हृदय की उत्पत्ति होती है। तो हम लोग देखते हैं हृदय का जो शेप है, हृदय का शेप वो फिस्ट शेप होता है, कुछ इस तरह से है, देखेंगे बच्चों, कुछ इस तरह से इस पे ओवरलैप कर जा रहा है, तो ये इसका एपेक्स वाला पॉइंट हो जाएगा, और इसका ये सुपीरियर बॉर्डर हो जाएगा। ये एपेक्स है, ये सुपीरियर बॉर्डर है। तो कहीं ना कहीं जो हृदय की उत्पत्ति, हृदय कहीं ना कहीं फिस्ट अर्थात हाथ से मुट्ठी बनती है, हाथ, कर मीन्स होता है हाथ, कहते हैं ना कर, कर मीन्स होता है हाथ। तो हम लोग इसी कर शब्द से हम लोग हृदय को जान लेंगे कि क मीन्स होता है कफ, रक्त, र मीन्स रक्त या शोणित। तो कफ और रक्त के प्रसाद भाग से हृदय की उत्पत्ति होती है। इस तरह से हम लोगों ने देखा गर्भ के अंग प्रत्यंग की उत्पत्ति के घटक या उनके कारण, और इसको हम लोगों ने याद भी कर लिया कि किस तरह से हम लोग को याद करना है, उसका ये कुछ चीजें याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सामने दिया गया था। धन्यवाद।